आज जो टॉपिक मैंने लिया उसका नाम है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे बात करने वाले हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है? तो मोमेंटम का सबसे पहले जो मैंने बात की थी तो वो था कि उसकी वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। अभी तो हम इतना जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी उसकी वैल्यू होती है। एक और बात हमने जानी थी जहाँ पर मोमेंटम का यूज़ हुआ था और वो था न्यूटन का सेकंड लॉ। और वो ये कहता था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसके ऊपर हमारी बात हुई थी। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम था, जिसके लिए हमने बाद में फिर यूज़ भी किया था। जो अगर मास कांस्टेंट हो तो फिर उस केस में ये बन जाता है m इंटू ए। याद होगा आपको, मैंने बताया भी था कि अगर मास कांस्टेंट रहे तो फिर ये m इंटू ए बन जाता है। तो अगर नहीं है कांस्टेंट तो उसके हर केस में भी जनरल फॉर्मूला तो यही है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। अब कुछ केस हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई बॉडी के ऊपर कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, जो भी फोर्स है सब इंटरनल होती हैं। जैसे दो बॉडी हैं जो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। मान लो चुंबक है, दूसरे के ऊपर भी चुंबक है, मतलब मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट रखे हुए हैं, वो ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं एक दूसरी तरफ। तो उस केस में क्या है कि जितनी फोर्स इसने इस पे लगाई है तो न्यूटन के थर्ड लॉ ने उतनी इस पे भी लगाई है। तो अगर हम दोनों मैग्नेट को एक साथ देखें तो नेट फोर्स कुछ नहीं थी, इसलिए क्या हो गया, वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है। तो खैर अभी और ले करूँगा इसके बारे में। तो क्या होता है कि अगर बॉडी के ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं आती है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये कहता है कि फिर डेल्टा पी भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, डेल्टा पी था क्या, डेल्टा बोलते हैं इसको या चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, तो वो था क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम था। पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और उसको एक थोड़ा और सोल्व करें तो क्या मिलेगा हमको कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों क्या रहेंगे, बराबर। इसी को कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि वो बदला ही नहीं, जितना शुरुआत में था उतना बाद में भी है। यही होता है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन इसके पीछे कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगी हुई है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बाद में बहुत कॉमन है इस पे क्वेश्चन आना आईआईटी में, यानी कि +2 के बाद भी क्वेश्चन इसमें आना के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप तो भी 9th क्लास में एनटीएससी में आने के आसार तो हैं ही, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान समझना इस चीज़ को, क्या होता है कि नेट फोर्स अगर बॉडी पे काम ना करे तो उस केस में हम कहते हैं कि उसका मोमेंटम क्या है, कंजर्व। अब किस केस में बॉडी काम नहीं करती, तो आप लगेगा एक्सटेंशन तो हर बार होता ही है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, मान लो दो बॉडी हैं आपस में भिड़ जाती हैं, दो बॉडी हैं आपस में भिड़ जाती हैं, कोलिजन होता है, ठीक है, टक्कर। सिंपल बात करें हम कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को भिड़ जाती है। एक सिंपलेस्ट केस है ये जहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो जब गाड़ी दूसरी गाड़ी को हिट करती है वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है कि कोलिजन इतना जल्दी होता है कि हम ये पता नहीं कर पाते कि फोर्स कितनी थी। यानी अगर हम एक गाड़ी के ऊपर बात करना चाहें तो क्या हुआ कि भाई एक गाड़ी आकर के इसमें भिड़ गई, दोनों गाड़ी हमारी थी आपस में भिड़ी और आपस दूर चली गई। तो क्या हुआ, इसने इस पर फोर्स लगाई और इसने इस पे फोर्स लगाई, है ना। ये गाड़ी आई, इसने इसको धक्का मारा पीछे, इसने इसको धक्का मारा पीछे, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। अब अगर मैं एक गाड़ी के मोशन को स्टडी करना चाहूँ, सिर्फ एक गाड़ी पे फोकस करूँ, तो ये फोर्स कितनी थी जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा, एफ नहीं मालूम पड़ेगा। अगर सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं, हम इस अकेली गाड़ी पे फोकस करते हैं, अगर हम इस अकेली गाड़ी फोकस करते हैं हम, उस केस में हम ये नहीं कह पाएंगे। तो मैं इसको फिलअप करता हूँ। पहले मान लो हम इससे, मैं सिर्फ इस गाड़ी को देख रहा था, तो मैं सिर्फ इस गाड़ी को देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, F इजिकल टू एम इंटू ए लगाना पड़ेगा कि इस गाड़ी पे बाहर से फोर्स आई है, इस गाड़ी के ऊपर इसने फोर्स लगाई है। तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। फिर ही मैं बता पाऊँगा कि वो गाड़ी टक्कर के बाद किस वेलोसिटी से चलेगी। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि हमको ये पता करना, देखो अब टक्कर होते हुए तो सारी दुनिया देखती है कि भिड़ा और वो दूर जाएगी, या सबने देखा, मजे सबने लिए हैं। लेकिन एक साइंस स्टूडेंट को क्या करना होता है, एक साइंटिस्ट को क्या करना होता है, उसको एक आइडिया भी होना चाहिए कि किस वेलोसिटी टक्कर होगी तो कहाँ जाके चीज़ गिरेगी। क्योंकि ये चीज़ कई बार प्रैक्टिकल भी होती है, मतलब इसकी एप्लीकेशन भी होती हैं आगे जा करके। ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है, कई जगह पर जरूरत भी होती है इसकी। तो एक साइंस स्टूडेंट को पता होना चाहिए किस वेलोसिटी पर अगर कोई चीज़ जाके भिड़ती है तो कहाँ जाती है। तो अगर मैं उसको निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले F इजिकल टू एम इंटू ए से एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं वेलोसिटी की बात कर पाऊँगा, कैसे इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड जो भी लगानी है वो लगा पाऊँगा। लेकिन मुझे F चाहिएगी। लेकिन परेशानी यहाँ पे ये होती है कि जब वो कोलिजन होता है तो इतना जल्दी वो कोलिजन होता है कि उस केस में हम फोर्स नहीं निकाल पाते कितनी एग्जर्ट हुई, यानी इस गाड़ी ने इस गाड़ी पे कितनी फोर्स एग्जर्ट की, हम वो पता नहीं कर पाते। तो वो पता नहीं कर पाते, इसलिए इस इक्वेशन से हमें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। तो ये पॉइंट उम्मीद है आप समझ में आ रहा है। ध्यान समझना कि अगर हम सिर्फ एक बॉडी को देखें तो इस बॉडी पे नेट फोर्स बाहर से आई है। अगर इस पे नेट फोर्स बाहर से आई है तो हमें पहले वो फोर्स पता करनी पड़ेगी, उस फोर्स से हमको ए मिलेगी, फिर ए से हम क्या निकाल पाएंगे, वेलोसिटी। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा काम हो जाता है क्योंकि हमें फोर्स तो मालूम है नहीं और कैलकुलेट कर पाना भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन
घर्षण भी काफ़ी होती है, टूट जाती हैं चीज़ें, तो फोर्स कितनी लगी वो पता करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों ना हम दोनों गाड़ी को एक साथ देख लें। ये काफ़ी कॉमन है, इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं आगे। तो एक अगर हम दोनों गाड़ी को एक साथ देख लें, यानी कि हम अपनी स्टडी इस अकेली गाड़ी से हटा करके इन दोनों गाड़ियों पे एक साथ कॉन्सेंट्रेट करें, यानी हम एक साथ दोनों गाड़ियों को देखते हैं तो क्या रहता है। तो अगर हम एक साथ दोनों गाड़ियों को देखेंगे, उस केस में नेट फोर्स हमारे चीज़ जो भी इसको हम स्टडी कर रहे हैं उस पर 0 हो गई है, क्योंकि अब फोर्स इस पर भी है इधर और इस पे भी है इधर, तो ओवरऑल फोर्स कितनी होगी, कैंसिल आउट होगी। यानी दोनों गाड़ियों की फोर्स को अगर आप एक साथ देखोगे तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक ही पे फोकस करोगे फिर वो कैंसिल नहीं होगी, फिर हमको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा एक ऐसा केस बन जाता है कि जब हम देखो कि बच्चों डाउट आता है कि फोर्स तो लगी है, गाड़ी पे टक्कर होगी तो फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगी है फोर्स, लेकिन दोनों गाड़ियों पे एक साथ नेट फोर्स 0 है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं आई थी। जो फोर्स थी वो दोनों की अंदरूनी थी, इसने इस पे लगाई थी, इसने इसने लगाई थी। जब एक साथ देखा गया तो नेट फोर्स क्या हो गई, 0। इसीलिए इस केस में हमारा मोमेंटम कंजर्व करता है, लेकिन दोनों बॉडी का एक साथ। अगर कोई ये कहे कि एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व कर रहा है टक्कर के बाद, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बॉडी पे फोर्स है और फिर न्यूटन लॉ कहता है कि वो मोमेंटम तो चेंज करेगा। ठीक, अगर दोनों बॉडी को एक साथ देखा जाए, फिर बाहर से कोई फोर्स नहीं आई, फिर नेट मोमेंटम क्या है, कंजर्व, फिर नेट मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं उसकी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ कि यूज़ कैसे करते हैं इस इक्वेशन को, फिर क्या होगा वो करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है। तब इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि ये पी फाइनल और पी इनिशियल को यूज़ कैसे किया जाएगा। तो दोनों गाड़ियों का फाइनल मोमेंटम देखो, मैंने यहाँ पे लेट किया कि इसकी मास कैपिटल M है और u1 मान लिया इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये उधर जा रहा था। इसकी मास स्मॉल m है और u2 मान लिया इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, u2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये इधर जा रहा था। मतलब ये u1 से इधर जा रहा था, ये u2 से इधर जा रहा था। टक्कर होती है, उसके बाद ये वाला v1 से इधर वापस चल पड़ा, v1 से ये वाला वापस चल पड़ा और ये वाला v2 से वापस चल पड़ा टक्कर के बाद। ऐसा मैंने लेट किया। तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व है, क्योंकि हम दोनों बॉडी को एक साथ देख रहे हैं, तो दोनों बॉडियों पे एक साथ मोमेंटम कंजर्व करेगा। तो हमें दोनों बॉडियों का फाइनल मोमेंटम लिखना पड़ेगा। जो पी फाइनल मेरा होगा वो दोनों बॉडी का एक साथ होगा। तो मैं दोनों बॉडी का एक साथ मोमेंटम लिखूँगा, कितना बनेगा, इसका मोमेंटम कितना बनेगा फाइनल, कैपिटल M इंटू V1, यही होता है मोमेंटम, M इंटू V1। तो M इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इसका M है और फाइनल वेलोसिटी इसकी V1 है, तो ये बना इसका फाइनल मोमेंटम। और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो माइनस लिया, क्योंकि मोमेंटम होता तो वेक्टर है। तो ये तो बना इस अकेली बॉडी का, और मोमेंटम तो पूरी बॉडी, दोनों बॉडी एक साथ कंजर्व है, तो मुझे फाइनल मोमेंटम दूसरी बॉडी का भी लिखना पड़ेगा। कितना बनेगा, M इंटू V2। तो M इंटू V2 उसका फाइनल मोमेंटम बना। ठीक, तो ये दोनों बॉडी का फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, वो कितना था, कैपिटल M इंटू U1। ये पॉजिटिव आया इस बार क्योंकि ये उधर जा रहा था, माइनस क्योंकि ये इधर आ रहा था M इंटू U2, ये दोनों बॉडी का फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं। आप इस इक्वेशन का रट्टा मत मारना, आप समझना बस कि मोमेंटम क्या होता है। इक्वेशन को उसी में बाद में आके दोबारा से लिखना, क्योंकि देखो अभी तक भी अगर आप 8th वाले तरीके से चलते रहे कि फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूले को रट लो, उसमें वैल्यूज भर दो, तो फिर आपका काम नहीं चल पाएगा, आप फंस जाओगे आगे जा करके। इसलिए इसमें समझना है आपको, चीज़ों को सीखना है। तो ये समझ में आया अभी। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो कोई यहाँ पे हमारे पास कोई गाड़ी थी 1000 kg की, वो पहले भी रेस्ट पे थी, टक्कर होती है एक दूसरी गाड़ी के साथ जो कि हमारी 100 kg की थी, 100 किलो की गाड़ी थी, जो 10 मीटर पर सेकंड पे आ रही थी। ये रेस्ट पे था पहले भी बाद में भी। तो फिर कोई हमसे पूछे कि अगर ये पहले 10 मीटर पर सेकंड पे आकर के इस गाड़ी को टकरा जाए, खड़ी गाड़ी को टकरा जाए और गाड़ी बाद में भी खड़ी रहे, तो फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बाद में। तो ये जब इसको भिड़ेगा तो क्या होगा कि इसका फाइनल मोमेंटम दोनों के लिखते हैं पहले। तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कि फाइनल V1 है टक्कर के बाद, तो 100 इंटू V1 क्या होगा इसका फाइनल मोमेंटम। और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो तो कंडीशन गिवन है, ये सब इतना दिया रहेगा। मतलब 3-4 चीज़ें दी रहेंगी, एक पता करनी होगी, क्योंकि 4 चीज़ें हो गई टोटल इसमें, 4 वेलोसिटी हो गई है। तो फाइनल मोमेंटम से कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू दोनों का इनिशियल मोमेंटम, वो कितना है, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है 100 इंटू 10,000 प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, वो तो 0 रहेगा कि 1000 इंटू 0 0 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, कितना रहेगा, V1 की वैल्यू कितना आएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ क्या होगा, इसका फाइनल मोमेंटम रहेगा बाद में। तो क्लियर पॉइंट, ये ऐसे निकालते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से कैसे वेलोसिटी निकाली जाती है। इसके ऊपर और केस भी करेंगे, जैसे गन फायर होती है तो आपने गन रिकॉयल करती है, तो वो सारे केस में मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है उसके ऊपर भी हम और बात करेंगे, पर अभी इतना ही।